अगर मैं पूछूं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मुझे लगता है ज्यादातर लोग इसका एकदम गलत जवाब देंगे। हाँ, और अगर ये भी पूछ लिया जाए कि जोग जलप्रपात किस राज्य में है, तो भी काफी लोग अटक जाते हैं। बिल्कुल, और एग्जाम में अगर ऐसे सीधे सवाल गलत हो गए ना, तो फिर सीधे नंबर कट जाते हैं, मेरिट से बाहर होने का चांस रहता है। एग्जैक्टली इसीलिए आज की इस डीप डाइव में हमारा मिशन एकदम क्लियर है। आज हम जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कंप्लीट समझेंगे। और ये कोई बोरिंग सा साधारण लेक्चर नहीं होने वाला है। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर एसएससी और रेलवे के लिए जो मास्टर क्लास नोट्स, ट्रिक्स और मैप्स होते हैं ना, उनका एक संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, हम बिना कोई स्लाइड छोड़े एकदम क्रम से एक एक कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। हाँ, क्योंकि इन स्रोतों का असली जादू सिर्फ रट्टा मारने में नहीं है। जब हम भूगोल के लॉजिक को अपनी विजुअल मेमोरी के साथ जोड़ते हैं ना, तब जाकर असली बात बनती है। सही बात है। तो चलिए स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। इस स्लाइड में जलप्रपात की एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दी गई है। हाँ, मतलब जब नदी का पानी ऊंचाई से एकदम नीचे गिरता है। मैं तो इसे ऐसे देखता हूं कि ये प्रकृति का अपना ग्रेविटी पावर शावर है। है ना? बहुत ही बढ़िया तुलना है। पर अगर हम इस स्लाइड के चित्र को ध्यान से देखें, तो यहाँ एक शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, कैटरैक्ट, यानी चिपरिका। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सिर्फ पानी का गिरना ही काफी नहीं है। उस पानी के गिरने की जो तीव्र गति है ना, वो प्रक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओहो, अब समझ आया। और अगर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें, तो जलप्रपात वास्तव में वाटरफॉल इरोजन या अपरदन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, और ये मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं, मैदानी इलाकों में नहीं। हाँ, क्योंकि नदी के जो ऊपरी चरण होते हैं ना, जिसे अपर स्टेज ऑफ रिवर कोर्स कहते हैं, जलप्रपात सबसे अधिक वहीं बनते हैं। एकदम सही। और एसएससी जैसी परीक्षाओं में तो इसकी डायरेक्ट परिभाषा ही कई बार पूछ ली जाती है। तो ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब आते हैं स्लाइड 2 पर। इसमें वाटरफॉल का फॉर्मेशन दिखाया गया है। मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता था कि ये बनते कैसे हैं? ये बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। असल में ये पूरी कहानी हार्ड रॉक यानी कठोर चट्टान और सॉफ्ट रॉक यानी मुलायम चट्टान के बीच की लड़ाई है। मतलब ये दोनों चट्टानें एक ही जगह होती हैं? हाँ, भूगोल की भाषा में इसे डिफरेंशियल इरोजन या विभेदक अपरदन कहा जाता है। होता यह है कि जब पानी बहता है ना, तो वो मुलायम चट्टान को बहुत तेजी से काट देता है। और जो कठोर चट्टान होती है उसका क्या? वो टिकी रहती है। कठोर चट्टान प्रतिरोधी होती है, इसलिए वो कटने से बच जाती है। अरे वाह! तो इसका मतलब सॉफ्ट रॉक के कटने और हार्ड रॉक के बचे रहने से वहां एक ऊंचाई का अंतर बन जाता है। एग्जैक्टली यही कटाव अंततः एक वर्टिकल ड्रॉप यानी सीधा ढलान क्रिएट कर देता है, और वहीं से पानी नीचे गिरकर झरना बन जाता है। तो ये डिफरेंशियल इरोजन वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 3 की तरफ। इसमें वाटरफॉल्स के टाइप्स बताए गए हैं। हाँ, मुख्य रूप से 3 प्रकार, प्लंज, कैस्केड और ब्लॉक। तो क्या हर झरना एक ही तरीके से नहीं गिरता? बिल्कुल नहीं, हर झरने का अपना अलग स्टाइल होता है। जैसे प्लंज का मतलब है एकदम फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब पानी बिना चट्टान को छुए गिरता है। हाँ, जैसे मेघालय का नुहाकलिकाई जलप्रपात, जो करीब 340 मीटर से एकदम सीधा गिरता है। ओहो, और ये कैस्केड क्या होता है? कैस्केड का मतलब है पानी का सीढ़ी नुमा या स्टेप लाइक तरीके से गिरना। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कुंचिकल जलप्रपात। और तीसरा टाइप जो ब्लॉक है वो कैसा दिखता है? ब्लॉक का अर्थ है एक बहुत विशाल और चौड़ा जलप्रपात, जैसे हमारा चित्रकूट जलप्रपात। और मैं बता दूं कि परीक्षाओं में अक्सर जो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं ना, उनमें इनके प्रकार और उदाहरण सीधे पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए ये टाइप्स याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब स्लाइड 4 पर आते हैं। इसमें भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपातों की लिस्ट है। जोग, शिवसमुद्रम, धुआंधार, चित्रकूट और होगेनकल। हाँ, और इन सब का अपना एक खास भौगोलिक महत्व है। नदियां अपनी विशेषताओं से ही इन प्रपातों का निर्माण करती हैं। जैसे अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें, तो जोग फॉल्स कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। ये तो भारत के सबसे फेमस वाटरफॉल्स में से एक है। बिल्कुल, और धुआंधार प्रपात की तो बात ही अलग है। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर मार्बल रॉक्स के बीच बहता है। अच्छा, मार्बल रॉक्स की वजह से ही वो इतना सुंदर दिखता है ना? हाँ, और इसके अलावा स्लाइड में चित्रकूट का भी जिक्र है, जो भारत का सबसे चौड़ा यानी वाइडेस्ट जलप्रपात है। और ये होगेनकल प्रपात, इसका नाम थोड़ा अलग लग रहा है। होगेनकल कावेरी नदी पर है, और अक्सर दक्षिण में इसकी विशालता के कारण इसे बहुत जाना जाता है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं कुछ लोग। ये तो बहुत सारे नाम हो गए। अब इन्हें याद कैसे रखा जाए? स्लाइड 5 में इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ट्रिक्स। हाँ, स्रोतों में कुछ बहुत ही मजेदार ट्रिक्स दी गई हैं। जैसे एक शॉर्टकट है जो शी झूची हो। अरे वाह! और कुछ अजीब कहानियां भी हैं। जैसे नर्मदा नदी के लिए ट्रिक है कपिल के मन का दर्द दूध सा धुआं हुआ। और जोग प्रपात के लिए वो शराब पीकर नाटक वाली कहानी। हाँ, तो क्या ऐसी अजीब ट्रिक्स सच में काम आती हैं? बिल्कुल काम आती है। हमारा मस्तिष्क ना अजीब और हास्यपूर्ण कहानियों को बहुत जल्दी याद रखता है। मतलब जब जोक को जोंक या शराब से जोड़ा जाता है तो वो जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। एग्जैक्टली, मेमोरी ट्रिक से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, जिसे मेमोरी रिटेंशन कहते हैं। एग्जाम के भारी तनाव में भी ये तुरंत क्लिक कर जाता है। और एसएससी में जो डायरेक्ट मैचिंग वाले सवाल होते हैं, उन्हें तो इन ट्रिक्स से सेकंडों में हल किया जा सकता है। हाँ, और जब ट्रिक और मैप का कॉम्बिनेशन बनता है ना,
तो वो लॉन्ग मेमोरी क्रिएट करता है। अंतिम समय के रिवीजन में ये ट्रिक्स सबसे ज्यादा काम आती हैं। मैप से याद आया, हमारी स्लाइड 6 पूरी तरह से विजुअल मैप पर ही फोकस करती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि नदी प्लस राज्य मतलब 2 मार्क्स कंफर्म। बिल्कुल सही फॉर्मूला है। अगर हम इस मैप के पैटर्न को डिकोड करें तो साफ दिखता है कि पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट्स जलप्रपातों का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। अच्छा, वहाँ इतने सारे झरने क्यों हैं? क्योंकि वहाँ की भौगोलिक संरचना और ढलान ऐसी है कि वहाँ नदियाँ सीधे ऊंचाई से गिरती हैं। मैप के अनुसार दक्षिण भारत में वाटरफॉल्स की संख्या सबसे अधिक है। और अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में नर्मदा नदी के कारण धुआंधार सबसे प्रमुख है। आजकल परीक्षाओं में सीधे मैप बेस्ड सवाल पूछे जाने का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, इसलिए मैप को समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही बात है। अब स्लाइड 7 पर चलते हैं, जो वर्ल्ड लिंक के बारे में है। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि भारतीय जलप्रपातों की तुलना दुनिया के प्रपातों से क्यों की जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे इंद्रावती नदी बनाती है। इसे भारत का नियाग्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके घोड़े की नाल यानी हॉर्सशू जैसे आकार और भारी जल प्रवाह के कारण इसकी तुलना अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स से की जाती है। अच्छा, तो नियाग्रा दुनिया का एक बहुत प्रसिद्ध बॉर्डर वाटरफॉल है। हाँ, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। और मजे की बात यह है कि भारत में भी दूध सागर जैसे प्रपात हैं जो गोवा और कर्नाटक के एकदम बॉर्डर पर स्थित है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लिंक है। और वर्ल्ड वाटरफॉल्स की बात करें तो एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना? बिल्कुल। और अफ्रीका की जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया फॉल्स है। ये जो उपनाम या वर्ल्ड लिंक वाले सवाल होते हैं, ये जनरल नॉलेज में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। हाँ, हर दूसरे एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब स्लाइड 8 पर आते हैं, जो सीधा एग्जाम बूस्ट है। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना है। अक्सर किताबों में अलग अलग जानकारी होती है। सबसे ऊंचा कौन सा है, कुंचिकल या जोग? ये बहुत ही कॉमन डाउट है। अगर हम आधिकारिक स्रोतों और डेटा का उपयोग करें तो कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल, उसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर और ये वराही नदी पर स्थित है। लेकिन क्या? लेकिन जोग फॉल्स, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है, वह एक बहुत बड़ा प्लंज प्रपात है। ओहो, मतलब कुंचिकल ऊंचा तो है, पर वो सीढ़ीनुमा या कैस्केड है, और जोग फॉल्स सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा प्रपात है। एग्जैक्टली। इसीलिए ये विवाद और विवाद साम डेटा एसएससी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ये भी है कि जोग फॉल्स कर्नाटक में है और इसी पर महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट स्थित है। हाँ, और एक और फैक्ट जो याद रखना चाहिए, ओडिशा का बरेही पानी प्रपात जो 399 मीटर का है, वो दूसरा सबसे ऊंचा प्रपात माना जाता है। ये जानकारी तो सच में एग्जाम बूस्ट है। अब स्लाइड 9 पर पहुंचते हैं, प्रैक्टिस। यहाँ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया गया है। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है। सिर्फ जानकारी लेना काफी नहीं होता है। बिल्कुल, जैसे अभी हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी प्लांट कहाँ है या भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, लेकिन एग्जाम में ये याद कैसे आएगा? दिमाग को उस जानकारी को वापस लाने के लिए मजबूर करना पड़ता है। साइकोलॉजी में इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। मतलब प्रैक्टिस करने से रिटेंशन कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, और परीक्षा का असली पैटर्न समझने के लिए PYQ यानी पिछले साल के प्रश्न सॉल्व करना बेहद जरूरी है। और मॉक टेस्ट से एग्जाम हॉल में एक्यूरेसी बढ़ती है। साइंस भी ये कहता है कि एक्टिव रिकॉल सीखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल सही। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी स्लाइड 10 पर। यह है हमारा फाइनल रिवीजन। हाँ, और रिवीजन के लिए हमें तेजी से मानसिक चित्र यानी मेंटल इमेजरी बनानी चाहिए। कैसे चित्र? जैसे सोचिए झारखंड का सोने का हाथी। अच्छा, सोने का हाथी मतलब स्वर्ण रेखा नदी और हुंड्रू जलप्रपात। बिल्कुल। और राजस्थान की चप्पल से चंबल नदी और चूलिया जलप्रपात। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। और गोवा का दूध में डूबा बिस्किट। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। सच में ये इमेजिनरी बहुत कमाल की है। यही तो बात है, रिवीजन ही सिलेक्शन की असली चाबी है। छात्रों को इसे रोजाना दोहराना चाहिए। और जो ट्रिक्स याद की गई हैं उन्हें बार बार रिपीट करना चाहिए। दिमाग में मैप को विजुअलाइज करना सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। बिल्कुल। तो अगर आपने ये पूरा समझ लिया तो जलप्रपात से कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। अब बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है और सिलेक्शन पक्का समझो। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। आज हमने जिन जलप्रपातों की चर्चा की है ना, उनमें से कई केवल मानसून की बारिश पर निर्भर हैं। हाँ, जैसे वो मेघालय का नोहाकलिकाई जलप्रपात। बिल्कुल। अब जरा सोच कर देखिए, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न बदल रहा है, आने वाले दशकों में हमारे इन प्राकृतिक अजूबों का भविष्य क्या होगा? ये तो सच में चिंता की बात है। क्या हमारे पास आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए ये झरने बचेंगे या फिर केवल किताबों में पढ़ने के लिए इनकी ट्रिक्स ही रह जाएंगी? ये वाकई बहुत ही प्रोवोकेटिव और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। हमें अपने पर्यावरण को लेकर भी उतना ही गंभीर होना पड़ेगा जितना हम अपने एग्जाम्स को लेकर हैं। इसी विचार के साथ